तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल हैपन व्हेन द फॉलोइंग जावा कोड एग्जीक्यूटेड। हमारे पास एक जावा का कोड दिया गया है, जब एक कोड एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे मेन फंक्शन के पास। तो हमारे पास क्लास है टेस्ट, और जो इसका मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट हमारा मेन फंक्शन है, और फिर जो चाइल्ड क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है। और यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है और चाइल्ड डॉट चाइल्ड मेथड को हमने कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही, साथ ही साथ हमने चाइल्ड के हेल्प से जो चाइल्ड मेथड है उसको कॉल किया है। तो फिर जो हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा कहाँ, चाइल्ड मेथड, यहाँ चाइल्ड मेथड। और जैसे यहाँ आएगा तो प्रोटेक्टेड मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। तो प्रोटेक्टेड मेथड कहाँ है सर, यहाँ है। और यहाँ जाएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोटेक्टेड मेथड इन पेरेंट। मतलब ये जो कोड है वो सिंपली क्या प्रिंट करेगा, प्रोटेक्टेड मेथड इन पेरेंट। द कोड विल कंपाइल एंड प्रिंट प्रोटेक्टेड मेथड इन पेरेंट। ओके, बिल्कुल सही दिख रहा है। कंपाइलेशन एरर क्यों आएगा भाई, कंपाइलेशन एरर क्यों आएगा, रन टाइम एरर क्यों आएगा। ये जो कोड था काफी बेसिक था। हमने जैसे ही मेन फंक्शन में गया है वहां हमने चाइल्ड के हेल्प से चाइल्ड मेथड को कॉल किया है, फिर चाइल्ड मेथड के अंदर हमने प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल किया है, और जिसके बाद हमारा आउटपुट आ गया है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग कोड स्निपेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सी। जो हमारे पास सी है उसका आउटपुट क्या होगा। हमारे पास 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं ए बी सी, और तीनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 15 से, और लास्ट में हमने क्या किया, जो सी है उसमें 10 को अलग से ऐड किया है। तो भैया क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक साथ हम इतने सारे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दें, क्या ये संभव है। क्या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 15 संभव है। देखो संभव है। जब भी आप एक साथ काफी सारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो जो कंपाइलर होता है सब में वही वैल्यू डाल देता है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी एक साथ काफी सारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो मतलब वो सही है, राइट। तो सही है तो क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू क्या है 15 है, तो सी में हम 10 ऐड कर देंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा सर, 25। आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। What happens when the following code executes? जब एक कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझना थोड़ा जरूरी है। एक हमारे पास h इंक्लूड studio.h और मेन फंक्शन दिया गया है कैर बफर नाम का। हमारे पास एक एरे है जो कैर टाइप का है जिसमें 50 एलिमेंट्स आ सकता है। इंट n एक वेरिएबल n है जिसको इनिशियलाइज हमने किया है इंटीजर टाइप का। एस प्रिंट एफ बफर हेलो वर्ल्ड, और %d%s नंबर और बफर को प्रिंट करना है। अब यहाँ जो कंसेप्ट है उसको आपको समझना जरूरी है। तो क्या इसमें जो प्रिंट कर देगा 13 और हेलो, क्या जो हमारे पास प्रिंट करेगा 13, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक यहाँ कॉमा है, ये भी तो है 13। मतलब देखो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी सारी काउंट होंगी। तो 13 तो होगा, क्या 12 हो जाएगा, नहीं। क्या 12 हो जाएगा, नहीं। अब देखो 13 तो प्रिंट करा, जब 13 प्रिंट करेगा तो क्या जो बफर है बफर में तो सारे के सारे एलिमेंट हमारे स्टोर होंगे, सारे के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के हैं, राइट। तो कितने हो जाएंगे, हेलो वर्ल्ड, इट इज हमारा हेलो वर्ल्ड आएगा जिसमें कॉमा भी आएगा और एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी आएगा, सिर्फ हेलो नहीं आएगा, ये गलत। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, उससे आपका जल्दी आंसर आता है। जो एस प्रिंट है वो क्या करता है, राइट्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग नल कैरेक्टर। जो एस प्रिंटफ होता है वो क्या करता है, फॉर्मेटेड आउटपुट को स्ट्रिंग की तरह लिखता है और कितने कैरेक्टर्स हो रहे हैं उनको रिटर्न करता है। उसी को इसने %d में कर रहा हूं तो इंटीजर वैल्यूज का रिटर्न कर रहा है, और %s में कर रहा हूं तो मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज का प्रिंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द 2's कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1100। हमारे पास 1100 नंबर है,
1 1 0 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर में निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, इसके लिए हमने आपको डिजिटल लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। पहले आप निकालते हैं वंश कॉम्प्लीमेंट। वंश कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है सर? जो भी बीट है उसको इन्वर्ट कर दो, अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो 0 का यहाँ 1 का 0 कर दो, 1 का 0 कर दो, 0। अब क्या करते हैं, जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है उसके लिए जो उसके राइट हैंड साइड वाला बीट होता है, राइट हैंड साइड, उसके अंदर हम 1 को प्लस करते हैं, एक बीट को प्लस करते हैं। 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, 1 0 1, और 0 का यहाँ क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 1 0 0, 0 1 0 0। इस केस में आंसर हमारे पास 1 नंबर देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं, सिंपली जो नंबर दिया रहता है उसको लिखते हैं, उसका वंश कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं और फिर राइट हैंड साइड में +1 करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट इन सी? नेस्टेड, आपने स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। नेस्टेड मतलब एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्विच स्टेटमेंट, एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर जब हम दूसरे स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड स्विच। तो उसके बारे में सही कौन है? सही कौन है सर? सही कौन है? बोथ इनर एंड आउटर स्विच स्टेटमेंट्स मस्ट हैव अ डिफॉल्ट केस। क्या सब में, दोनों में, इनर में और आउटर में, दोनों में एकदम जरूरी है डिफॉल्ट केस होना? ये तो ऑप्शनल है भाई, ये बात गलत हो जाएगा। ए स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट कंटेन अनदर स्विच स्टेटमेंट, यहाँ स्विच की बात कर रहा है और यहाँ बोल रहा है कि एक स्विच दूसरे स्विच को कंटेन नहीं कर सकता है, गलत बात है। इनर स्विच केसेज शुड नॉट कंटेन ब्रेक, ब्रेक तो रहेगा ही, ब्रेक नहीं रहेगा तो फिर सारे के सारे जो केसेज हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, ये भी बात क्या है, गलत। ए स्विच स्टेटमेंट कैन कंटेन अनदर स्विच स्टेटमेंट इनसाइड एनी ऑफ इट्स केसेज, बिल्कुल किसी भी केस के अंदर स्विच स्टेटमेंट में हम दूसरा स्विच स्टेटमेंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? एस इंक्लूड studio.h मेन फंक्शन एक आई है 5 के इक्वल टू, और इस पर हम क्या करेंगे, पहले आई को प्रिंट कर देंगे तो पहले 5 प्रिंट हो जाएगा। पहले क्या प्रिंट हो जाएगा सर? पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, ओके। और फिर आई माइनस माइनस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। तो क्या जो 4 है 4 वो ग्रेटर देन 5 है? क्या जो 4 है ग्रेटर देन 5 है? कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा अब इस लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल और सिर्फ जो 5 हमारा प्रिंट हुआ वही हो जाएगा। काफी सारे लोग यहाँ ऐसे समझेंगे यहाँ आई प्लस प्लस है और इनका लूप चलते रहेगा, इनफाइनाइट लूप, नहीं, सिर्फ 5 हमारा प्रिंट होगा। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर दिया गया है लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। आंसर क्या होगा बताइए? एक्स का वैल्यू -1 है, वाई का 0 और जेड का 1। तो इस केस में देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो x का वैल्यू कितना है? यहाँ -1, यहाँ -1 लिख दो, और ये तो ग्रेटर देन यहाँ 0 है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, फिर x का वैल्यू कितना है सर? -1। फिर y का वैल्यू कितना है सर? y का 0, 0 इक्वल टू 0, और z का वैल्यू कितना है? z का 1, और y कितना है सर? y का 0। तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे, राइट, इसका जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, पहले राइट का हम सॉल्व करते हैं। तो क्या जो 0 है 0 के बराबर है? हाँ, जैसे 0 0 के बराबर है मतलब जो पहले वाला है, पहला वाला ये आउटपुट हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, यहां तक आउटपुट हमारे पास 1 हो गया, तो अब हो जाएगा -1 ग्रेटर देन 0 और एक्सक्लेमेशन चिन्ह -1, और इसका पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब देखो, क्या जो -1 है वह 0 से बड़ा है? क्या जो -1 है वो 0 से बड़ा है? नहीं, -1 0 से बड़ा नहीं है। यहाँ समझो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ -1, यहाँ -2। तो -1 है 0 से छोटा है, तो क्या जो -1 0 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? अगर ट्रू है तो -1 और फॉल्स है तो दूसरा केस वाला, मतलब इस केस में आंसर हमारे पास 1 देखने को मिलेगा। तो आई थिंक जब भी आपको टर्नरी ऑपरेटर में एक से ज्यादा टर्नरी ऑपरेटर दिखे तो आप राइट से लेके लेफ्ट तक सॉल्व करना शुरू
करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल द इनर मोस्ट लूप एग्जीक्यूट इन द बिलो कोड। जो कोड हमारे पास दिया गया है इसमें जो इनर लूप है, मतलब एक लूप के अंदर जो लूप है वह कितनी बार चलेगा, और जो लूप है कितनी बार चलेगा। चलो, ये जो आई है 0 से लेके 3 तक चल रहा है, 0 से लेके 3 तक दिया है, मतलब लेस देन 3 दिया है, 0 से लेके 2 तक चलेगा, ठीक है। और जो जे है ये हमारा आउटर लूप है, पहला वाला आउटर लूप, और ये हमारा क्या है, इनर लूप, इनर। तो हमें इनर पूछा है, इनर, ठीक है। जब देखो अब पहले बार क्या, 0 से लेकर 2 तक, मतलब 0 चलेगा और 1 चलेगा, 2 बार चलेगा। जो इनर लूप है वो कितना बार चलेगा, 0 से लेके माने मतलब लेस देन 2 दिया है तो 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे नहीं चल पाएगा क्योंकि लेस देन 2 है, तो 0 चलेगा और 1 चलेगा, 0 1, 0 और 1 के लिए चलेगा। और ये जो लूप है कितना बार चलेगा, 0 0 1 और 2 के लिए, ये 3 बार चलेगा। मतलब जब एक बार चल रहा है तो ये 2 बार चलेगा, फिर एक बार चलेगा तो ये 2 बार चलेगा, फिर एक बार चलेगा तो कितना बार चलेगा, 2 बार। तो जब 3 बार चल रहा है तो कितना बार चलेगा, 3 गुना 2 इक्वल टू 6, 6 टाइम हमारा लूप चलेगा। जब आउटर लूप एक बार चल रहा है तो इनर लूप कितना बार चल रहा है, 2 बार। जब आउटर लूप 3 बार चलेगा तो इनर लूप कितना बार चलेगा, 6 बार। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट, कौन ऐसा है जो इनफाइनाइट लूप का कारण है कि अगर एक बार उस कंडीशन को हम लिख दिए तो फिर लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बताइए 9 का क्या, यहाँ आई 10 है, जब तक 10 5 से ग्रेटर है, कंडीशन सही है तो क्या इनफाइनाइट कर देगा, नहीं। डू वाइल 0, 0 मतलब फॉल्स, इनफाइनाइट कहाँ चलेगा। वाइल 1, 1 मतलब ट्रू, और 1 मतलब ट्रू मतलब चलता रहेगा, कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं। और कभी अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा है तो चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। लेस देन 10 ये तो फाइनाइट है, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्हाट डज द बिलो कोड स्निपेट रिप्रेजेंट, जो नीचे कोड दिया गया माई ऑब्जेक्ट डॉट डू एक्टिविटी, इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब ये क्या करेगा। क्रिएटिंग अ मेथड नेम डू एक्टिविटी ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ माई ऑब्जेक्ट, क्या इसका आंसर ए है। सेंडिंग अ मैसेज टू द डू एक्टिविटी, क्या मैसेज सेंड कर रहा है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, नहीं। सेंडिंग अ मैसेज टू द चाइल्ड क्लास ऑफ माई, नहीं। ये क्या कर रहा है, एक मेथड, देखो अगर आप ऐसे लिखते हो ओबीजे डॉट मेथड, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है, बाद वाला मेथड है। तो डू एक्टिविटी क्या है, हमारे पास मेथड है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माई ऑब्जेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए। विच अरिथमेटिक ऑपरेटर है द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी, किसकी प्राथमिकता ज्यादा है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो क्या होता है सर, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, पहले हमारे पास पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर हमारे पास मॉडुलस, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई। हालांकि तीनों का बराबर होता है, तीनों में से कोई भी रहेगा तो पहले हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट से हम राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, जो लेफ्ट में दिया रहेगा उसको, और फिर प्लस माइनस दोनों का एक साथ। तो सबसे भारी कौन है, क्या प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं। ए हो जाएगा, नहीं। आंसर हो जाएगा उसका मॉडुलस, 4 नंबर। व्हाट आर द सुपर कीवर्ड, सुपर क्या करता है, सुपर करता है पेरेंट क्लास को रेफर। सुपर क्या हाई परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट है, करेंट क्लास को करता है, नहीं। करेंट क्लास को कौन करता है, करेंट दिस करता है, दिस कीवर्ड। डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल्स, नहीं। रेफर टू सुपर पेरेंट क्लास। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इस फॉलोइंग कोड स्निपेट का आउटपुट क्या हो। अच्छा, अब देखो यहाँ फिर से हमारे पास 3 वेरिएबल, 1 2 3, और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। जब भी एक ही टाइप के ऑपरेटर काफी सारे होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, तो हम राइट से लेके लेफ्ट तक जो इनकी एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी मतलब पहले कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो क्या होती है, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो जो b है 3 ग्रेटर देन 0 और a का वैल्यू कितना है 5, हम क्या करेंगे, पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या जो 3 है 1 से बड़ा है, हाँ, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू।
और ट्रू हुआ तो क्या आउटपुट क्या आ जाएगा 1, मतलब अब बच गया 5 ग्रेटर देन 1। तो क्या जो 5 है 1 से बड़ा है, हाँ, तो क्या बचा आउटपुट 1, मतलब ट्रू, राइट। नेक्स्ट, which of the following statement is false about simplification of boolean functions using Karnaugh map technique। देखो यार, के मैप के बारे में हमने अपने थ्योरी क्लासेस में अपने कोर्स के अंदर बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाया हुआ है, प्लस जितने भी के मैप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके डायग्राम बना के हमने किया हुआ है। तो अभी हमें जानना है कि के मैप के सिंप्लीफिकेशन के बारे में गलत कौन है, फॉल्स कौन है, फॉल्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। Karnaugh map technique is used to simplify product of some form of boolean expression। यस, पीओएस के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें सही नहीं, हमें गलती बताना है, गलती। इन Karnaugh map the rows and columns are represented in binary code sequence। जो बाइनरी कोड सीक्वेंस में होता है, नहीं, ये होता है ग्रे कोड सीक्वेंस, ग्रे कोड सीक्वेंस, ये तो गलत हो जाएगा। In Karnaugh map, you can group adjacent square in the form of powers of 2 and try to cover as many min terms or max terms you can say in one group। बिल्कुल सही बात है, min term और max term की बात करते हैं, पावर ऑफ 2 पे हम फॉर्म करते हैं। के मैप टेक्निक इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई एसओपी। देखो एसओपी और पीओएस को सिंप्लीफाई करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सही नहीं है, ये बोला कि बाइनरी कोड करता है, नहीं, ये करता है ग्रे कोड। भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रे कोड करता है, तो बाबू जब आप बनाओगे के मैप का जो इसका डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा। जब के मैप के बारे में आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तब जाकर समझ में आएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, पहले मेन फंक्शन को खोजेंगे, मेन फंक्शन को, और एक कोड काफी बड़ा है, 2 पेज में कोड लिखा गया है, तो इसको देखते हैं। पहले हमारे पास मेन फंक्शन है, और ट्राई के अंदर हमने लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट कैलकुलेट फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। कैलकुलेट, कैलकुलेट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कैलकुलेट फंक्शन कहाँ है, यहाँ। इस पर 2 वेरिएबल हमारे पास आ रहा है जो एक्सेप्शन को थ्रोज कर रहा है। इसके अंदर हमने रिटर्न ए बाई बी हमने कर दिया, ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी यानी 10 डिवाइडेड बाई 0, और जैसे 0 से डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्यों सर, क्योंकि 0 से जो डिवीजन है वो होता नहीं, 0 से जो डिवीजन है अलाउ नहीं है। जैसे एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो कैच पकड़ेगा इसको, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। इनर ब्लॉक फाइनली एग्जीक्यूटेड, क्या ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, इनर जनरल एक्सेप्शन कोड बाय 0 इन फाइनली ब्लॉक बाय 0 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। फाइनली ब्लॉक, जो इनर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जनरल एक्सेप्शन कोड डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड इन फाइनली ब्लॉक, ओके, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, यहाँ तक दिख रहा है। और लास्ट में हमारे पास इनर फाइनली ब्लॉक, ये तो दिख ही रहा है। तो इनर फाइनली ब्लॉक तो सब में आएगा, क्योंकि जो फाइनली स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट होता है हर बार, तो चाहे एक्सेप्शन आए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनर फाइनल ब्लॉक यहाँ भी है, इनर यहाँ भी है, इनर यहाँ भी है, इनर यहाँ भी है। लेकिन जो पहला प्रिंट होगा वो होगा डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, ये भी तो प्रिंट होगा, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास ट्राई ब्लॉक है। तो डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड सिर्फ इसमें है, डिवीजन इसमें कुछ नहीं है गलत, और इसमें रिजल्ट 0, ए गलत, आंसर मुझे बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, what will be the objective of encapsulation in object oriented programming। अब भाई यार उप्स के बारे में हमने पढ़ा के थक चुका है। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट कर दो इसको कैप्सूल के अंदर डाल, एक कैप्सूल है, इसके अंदर डाल, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, उनको एक एंटिटी के अंदर बांध दो, डाल दो उनको। टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टांसेस, बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं। टू इनेबल वन क्लासेस टू इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, नहीं, इसका बात काम नहीं है। टू अलाउ ऑब्जेक्ट टू मेक मल्टीपल फॉर्म्स, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म। टू कंबाइन डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन अ डेटा विद इन अ सिंगल यूनिट, यस, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को पकड़ के एक साथ बांध दो, आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, ये भी हमारे पास टेर्नरी ऑपरेटर है, काफी आसान है। देखो ए का वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 20, ए कॉलम बी,
क्या जो 10 से 20 से बड़ा है? नहीं। अगर कंडीशन ट्रू रहता है तो पहला वाला एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होता है तो दूसरा वाला एग्जीक्यूट होता है। तो क्या कंडीशन ट्रू है? 10 बड़ा है 20 से? नहीं। तो दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा और बी का वैल्यू क्या है सर? 20। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 20। बहुत भयंकर कोड। क्वेश्चन नंबर 18। पहले मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन खोजूंगा। तो मेन फंक्शन हमारे पास कहाँ है? वॉइड में यहाँ है। फिर वैलिडेट एज 15, एक फंक्शन है वैलिडेट एज हमारा कॉल हो जाएगा। तो वैलिडेट एज कहाँ है? यहाँ है। इसमें 15 आएगा, जो एक्सेप्शन हमारा कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। क्या जो हमारे पास 15 है, 15 वो लेस देन है 18? क्या जब 15 है लेस देन 18 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा? एज मस्ट बी 18 और अबव, ये हमारे पास प्रिंट होगा। और उसके बाद क्या प्रिंट होगा? एज इज वैलिड। क्या हमारा प्रिंट होगा? एज इज वैलिड। अच्छा, तो अब जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या होगा बताइए? वैलिडेट एज बन जाएगा, ठीक है, यहाँ जा रहा है। और एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो एक्सेप्शन थ्रो करता है तो इसके बाहर निकल जाएगा। तो प्रिंट करते हैं एक्सेप्ट कॉट एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन कॉट हो रहा है? नहीं। कंपाइलेशन एरर आ रहा है? नहीं। क्या एज इज वैलिड वाला प्रिंट हो जाएगा? क्या एज इज वैलिड वाला प्रिंट हो जाएगा? एग्जीक्यूशन फिनिश? नहीं। ए तो प्रिंट होगा ही होगा। 15 लेस देन 18 है, कंडीशन ट्रू है, मतलब ये तुम्हारा प्रिंट होगा ही होगा, ये प्रिंट होगा। और ये प्रिंट कब हो रहा है? जब एग्जीक्यूशन हमारा हो रहा है। एक्सेप्शन कॉट, एक्सेप्शन कॉट एज मस्ट बी 18 और अबव, एग्जीक्यूशन फिनिश्ड। और जो एग्जीक्यूशन हमारे पास फिनिश्ड देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे यहाँ हमारे पास इंट्रो करेगा तो एज मस्ट बी 18 और अबव प्रिंट हो जाएगा। और फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा? जहां जिस फंक्शन को इसने कॉल किया है वैलिडेट के पास, यहाँ जाएगा, यहाँ राइट, यहाँ जाएगा। तो यहाँ तो एक्सेप्शन हमारे पास स्पॉट हो गया, उसका मैसेज हमारे पास प्रिंट कर देगा। ओके। और उसके अंदर फिर नीचे जाएगा तो इसी फंक्शन के अंदर जो फाइनली है एक्सेप्शन फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट कर देगा। मतलब आंसर नंबर 4। Which of the following technique can be used to modify the actual variable passed to a function? जो एक्चुअल वेरिएबल हम फंक्शन में पास कर रहे हैं, एक्चुअल वेरिएबल मतलब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें हम एड्रेस पास करते हैं, एड्रेस। इसमें एक्चुअल हम वैल्यू पास कर रहे हैं। जब एक्चुअल वैल्यू को हम पास करते हैं फंक्शन में, तो उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? यूज अ लोकल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ पासिंग एनी पैरामीटर, बिना किसी पैरामीटर के हम लोकल वेरिएबल का यूज कर देंगे। पास अ कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर टू द फंक्शन, क्या हम कॉपी पास कर देंगे। स्टैंडर्ड सी हैज नो ऑप्शन फॉर मॉडिफाइंग एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल वेरिएबल पास टू फंक्शन, पास द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर टू द फंक्शन। अगर मैं एक्चुअल वेरिएबल की को मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं तो मैं उसका एड्रेस पास करूंगा। अगर मैं कॉल बाय वैल्यू करता हूं, कॉल बाय वैल्यू, तो इसका कॉपी होता है, कॉपी, कॉपी पास होगा। और कॉपी पास होगा तो फिर जब भी आप उस पर ऑपरेशन करोगे तो सिर्फ जो कॉपी है, जो कॉपीड वेरिएबल है, कॉपीड, सिर्फ उसमें चेंजेस होंगे, ना कि जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें। ओरिजिनल वेरिएबल को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसके जब आप एड्रेस पे जाओगे, एड्रेस पे, और एड्रेस पे जाके उसको मॉडिफाई कर दोगे, तब जाके एक्चुअल में वो वेरिएबल हमारे पास मॉडिफाई होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन ऑफ द टू डायमेंशन कैरेक्टर एरे? अच्छा, यहाँ लिखता हूं जैसे कैर एरे, यहाँ नम, और यहाँ उसका साइज। जब मान लो यहाँ उसका हमने साइज लिख दिया, तो साइज। और आसान तरीका से लिखें तो कैर एरे यहाँ 5 और यहाँ 20। तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट डायमेंशन है, मतलब जो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड डायमेंशन है 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं आपको आंसर भी बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट भी करना है इसका आंसर क्या होगा। जो 5 है वह क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग को, नंबर ऑफ स्ट्रिंग, जो 5 है ये बताएगा नंबर ऑफ स्ट्रिंग, और जो 20 ये बताएगा कि एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ईच स्ट्रिंग में
each string contains how many क्या कैरेक्टर्स। जो 5 है पहली बारे वाला, जो पहला है वो बताएगा कितने स्ट्रिंग्स होंगे अगर कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो। सेकेंड क्या बताएगा कि जो 5 स्ट्रिंग है एक एक स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर होगा, कितना। द फर्स्ट नेम स्टोर द लेंथ ऑफ ईच नेम, क्या ईच लेंथ ऑफ ईच नेम कर देगा, क्या ये बात सही है। द फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नेम्स इन द एरे एंड द सेकंड डायमेंशन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच नेम। ओके, द फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम, ये बात गलत है। द फर्स्ट डायमेंशन होल्ड द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड द सेकंड डायमेंशन शो द नंबर ऑफ नेम्स, ना ये बात गलत है। पॉली बताएगा नंबर ऑफ नेम्स, पॉली क्या बताएगा नंबर ऑफ नेम्स, और दूसरा बताएगा कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, ये भी नंबर ऑफ नेम्स यहाँ गलत है। मेरे हिसाब से आंसर नंबर 2 होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है खत्म होता है। अगर आप हमारे GSSB कोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल बैच को ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस के एक एक चीज पकड़ के करा दिया गया है। अगर आप गेट 350 ओपन कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 598 में कोर्स मिल जाएगा, वरना आप इसको 797 का भी ले सकते हैं। अगर आपको जो यूनिवर्सल बैच है इसके अंदर आपको अगर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का भी पूरा कंटेंट चाहिए तो आप हमारे यूनिवर्सल बैच के साथ आ सकते हैं। इसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपके कोर्स सिर्फ 900 का मिल जाएगा। अभी 1197 आपको प्राइस दिख रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आपको आएगा पढ़ते समय तो आपको सिंपली इस नंबर पे मैसेज करना है। कमेंट में आप